Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th, and in this video we understand about the chapter number 3, that's name is the national income and related aggregates, and it is our third part. In this part our today's topic is the methods of the measuring the national income, in which we understand about the value added method. So dear, first of all we understand about the methods of measuring the national income. एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसको मेजर करने की जरूरत क्या होती है। देखिए हमारे पास अलग अलग तरीके से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट। तीन अलग अलग कैटेगरी से, तीन अलग अलग सिचुएशन से इसको कैलकुलेट किया जाता है। कहता है एज अ सम ऑफ अ टोटल ऑफ द वैल्यू बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन इकोनॉमी, यानी कि कितनी यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं इकोनॉमी में, एक जब प्रोडक्शन के टाइम में हम क्या करते हैं वैल्यू में प्रोडक्ट में ऐड करने का काम करते हैं। एज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड, कितना हम वैल्यू को ऐड करने का काम कर रहे हैं एक इकोनॉमी के अंतर्गत जब किसी यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। देन दूसरा कहता है एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कहता है कि कौन कौन से फैक्टर इनकम जनरेट होते हैं इकोनॉमी में जब हम कहते हैं सम टोटल फैक्टर इनकम, सारे के सारे वो फैक्टर इनकम जो जनरेट होते हैं कहाँ पे एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, जब प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं या कोई एक्टिविटीज़ कर रहे थे जीडीपी के लिए जनरेट कर रहे हैं, जीडीपी को जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है उस समय टोटल जो होते हैं फैक्टर इनकम जो जनरेट होते हैं उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एंड तीसरा हमारा होता है एक्सपेंडिचर, किस सिचुएशन में हम कितना किसी चीज़ को बनाने के लिए खर्च करते हैं। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो हम क्या करते हैं तीन कैटेगरीज में प्रोडक्ट को या खासतौर से नेशनल इनकम को वैल्यूएट करने का काम करते हैं। पहला हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड, जैसे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है इनकम मेथड, और तीसरा हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये वो तीन मेथड हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पहले ही बताया गया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोडक्शन यूनिट को जनरेट करने का काम करते हैं, यानी कि जब कोई यूनिट बना रहे होते हैं तो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसमें क्या ऐड करने का काम करना होता है उसको कर लेते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं उन फैक्टर्स को जनरेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि ये तीन अलग अलग मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेज़र करने का काम करते हैं। फिलहाल हम पहले बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉमन कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो आपको पता है कि नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों में जहाँ पे हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है उसमें हमारा पहला आता है द फर्स्ट कॉमन स्टेप्स ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स गिवन इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। वो कौन कौन से होते हैं, कहता है इट कैटेगराइज द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। कहता है प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो ये तीन सेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी की जब बात करते हैं। तो प्राइमरी की जब बात करेंगे तो ये साफ साफ कहता है इट्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बाय द एक्सप्लोरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये कहता है कि प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होता है जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है एक्सप्लोरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम किया जाता है किसमें प्राइमरी रिसोर्सेज के थ्रू या फिर या प्राइमरी सेक्टर्स में। देन इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती है, हमारे एग्रीकल्चर आ जाता है, फॉरेस्ट्रीज आ जाती है, लॉगिंग फिशिंग माइनिंग एंड क्वेरीज आ जाती है। ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती है अगर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज को विड्रॉल करने का ये वो तरीका होता है। देन सेकंड सेक्टर्स की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम हम उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के थ्रू जानते हैं। कहता है इट्स इंक्लूड द ऑल दोज यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस द कॉमन commodities by transforming one type of the commodities into the another या into the other type of commodity। एक commodities को दूसरी तरीके से, जैसे wheat हम ले लें
तो वीट को हम अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या करती है, अलग अलग तरीके से इसको यूज करने का काम करती है। तो जब अलग अलग तरीके वो करती क्या है, उसके फॉर्मेशन को बदल देती है। ऐसा नहीं कि वो पहले वाले फॉर्मेशन में बनी रहती है, नहीं, एक प्रोड्यूसर जो होता है, वीट प्रोड्यूसर, फार्मर जो होता है, वो वीट को प्रोड्यूस कर देता है, तो वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स को देता है। सेकेंडरी सेक्टर्स क्या करते हैं, इसको फ्लोर में कन्वर्ट कर लेती है। तो फ्लोर बनाने वाली कंपनी क्या करती है, जो बेकरी वाले होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देती है, या फिर कुछ और जो होटल रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनको देती है। अब वो वहां पे वो क्या करते हैं, बेकरी वाला उसको अपने बेकिंग के लिए यूज कर लेता है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वहीं पे जो होटल रेस्टोरेंट वाले होते हैं उसको अलग अलग फूड मटेरियल बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, उसके में जो मटेरियल मिला के उसकी वैल्यू को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इट्स इंक्लूड द ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम कर रहा है वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट से दूसरी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इन कमोडिटीज में। थर्ड बात करें तो टर्सरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि अगर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये दोनों ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो सर्विस सेक्टर्स के रूप में देखते हैं, और इसको भी नॉर्मली एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर सोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड की। एग्जैक्टली ये है क्या, जब हम बात करते हैं तो इसमें साफ साफ कहता था मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कहता है कि इन दिस मेथड द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज कंप्यूटेड। जो मनी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है एक इकोनॉमी में, उनको कंप्यूट करने का काम करती है, यानी कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है उसको ये क्या करती है, कैलकुलेट करने का काम करती है। ठीक है, देयर आर टू वेज एस्टिमेशन द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। फर्स्ट, अब इसमें भी दो तरीके के रास्ते आते हैं। पहला आता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा आता है वैल्यू एडेड मेथड। थोड़ा गौर करें, फाइनल प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि जो मटेरियल जिस रूप में हमारे पास है उसमें कोई एडिशन नहीं होता है, यानी कोई भी वैल्यू हम ऐड करने का काम नहीं करते। जैसे यहां लिखा है इन दिस मेथड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री आर इंक्लूडेड, यानी कि जिस मार्केट वैल्यू पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, रिमेंबर अगेन यहां क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, किसकी, आउटपुट की, यानी जो प्रोडक्ट मार्केट में जिस रेट पे जनरेट है, जिस रेट पे हमको मिल रहा है, वही क्या होता है, हम इसमें इंक्लूड करने का काम करते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लाइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी विद देयर रेस्पेक्टिव मार्केट प्राइस। अब कहता है कि इसको हम वैल्यूएट कैसे करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमने ले लिया प्रोडक्ट ए, 5 यूनिट ले लिया और इसकी जो अमाउंट है वो 10 रुपीज है, तो टोटल जो प्रोडक्ट होगा इसका वो हो जाएगा कितना, 50 रुपीज। फिर इसी तरीके से बी ले लिया, ये भी हमने ले लिया 5, इसका 20 है, तो ये हो गया 100। सी ले लिया, ये ले लिया हमने 10 और इसका 5 रुपीज का है, तो ये हो गया 50। अगर हमसे कोई पूछे टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, तो ए बी सी का जो प्रोडक्शन है उनकी जो मार्केट वैल्यू टोटल आएगी वो आ जाएगी 200। यही क्या कर रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करने का काम कर रहा है। फिर यहां पे अब अगली बात आती है, कहता है दिस मेथड इज नॉट यूज मच ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हाँ, ये सही बात है कि इस मेथड को ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मेथड के इस्तेमाल होने में एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि कई बार एक प्रोडक्ट को जो हम पहले ऐड कर चुके होते हैं दोबारा उसको ऐड करते हैं, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम बना रहता है। फिर कहता है वैल्यू एडेड मेथड की जब बात करते हैं तो इसमें केवल उन अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है जो वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। जैसे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, हमने क्या किया, एक फर्म है, फर्म ए है, वो किसी प्रोडक्ट को वो क्या करती, सोल्ड कर रही है प्रोडक्ट अपनी फर्म बी को 50 रुपीज में।
राइट। फिर क्या कर रहा है फर्म बी, उसमें कुछ यूनिट को ऐड कर दे रहा, कुछ वैल्यू को ऐड कर दे रहा है। यहां उसने क्या किया, वैल्यू को ऐड कर दिया और उसे वो सेल आउट कर दे रहा सी को 100 रुपीज में। फिर सी क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू ऐड करके उसको डी को सेल आउट कर रहा है 200 रुपीज में। अब यहां पे एग्जैक्टली क्या है कि ये सारी की सारी जो वैल्यूएशन होगी वो फाइनल वैल्यू पे होगी, ठीक है, यानी कि 200 के अमाउंट पे होगी। और कोई पूछेगा कितनी वैल्यू ऐड की गई है, तो एग्जैक्टली ए से बेचा गया था 50 रुपए का, ठीक है, और 50 रुपए में बेचने के बाद बी ने इसको बेचा था कितने में, 100 रुपए में। तो इसमें 50 रुपए की तो एग्जैक्टली हमारी प्रॉपर वैल्यू हो गई, और 100 रुपए में जब बेचा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस 50 रुपए हो गया। और फिर सी ने इसे 200 रुपए में बेचा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस हो गया 100 रुपए। एग्जैक्टली अगर देखें तो इसकी फाइनल वैल्यू कितने की आ जा रही है, 200 की ही आ जा रही है, यानी कि कितने की वैल्यू ऐड की गई, इसमें ऐड हुआ 150 का। यही वैल्यू हम ऐड करने की कैलकुलेशन को यहाँ पे करने का काम करते हैं। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कहता फ्रॉम द बोथ द अबव वेज वी गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों वैल्यूएशन से क्या हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये आपको पता है ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। कहता है टू दिस एनएफआईए एडेड। अब जब हम इसमें एनएफआईए को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जीडीपी एमपी में हम जब एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो आपको पता ये है क्या, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इट्स अ डिफरेंसेस बिटवीन द फैक्टर इनकम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, ये मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, नेशनल अमाउंट की हो जाएगी। लेकिन ये अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो ये आ जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। और इसमें से हम फिर क्या करें, एनआईटी को माइनस कर दें तो हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी नेशनल इनकम को। फिर से एक बार इस फार्मूले को मैं समझा दूं। पर ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार वाइवा के दौरान पूछ लिया जाता है कि नेशनल जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है उससे हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेंबर ऑलवेज कि जीडीपी एमपी हमारी जो होती है वो प्रोडक्ट मेथड की वैल्यू होती है, ये प्रोडक्ट मेथड की वैल्यू होती है जीडीपी एमपी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गई मार्केट प्राइस पे, तो इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी भी ये क्या है, हमारे नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारे पास आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। यानी कि अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एन एन पी एफ सी इज इक्वल टू जी डी पी एम पी माइनस डेप्रिशिएशन माइनस एन आई टी प्लस एन एफ आई ए। ये फार्मूला हमारा किससे हो गया, प्रोडक्ट मेथड से किसको जानना, नेट नेशनल इनकम को जानना, यानी कि नेशनल इनकम को समझना। अब आता है एस्टिमेशन ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, तो कहता है एस्टिमेशन जब इसकी करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। आई होप सो कि ये फार्मूला को पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आता है, अगर आता है तो कंसल्ट कर लेंगे, अगर समझ में आ रहा है, अगर कन्फ्यूजन बन रही है तो फिर से एक बार चेकआउट कर लेंगे, वीडियो को रिप्ले कर लेंगे, आगे पीछे करके फॉरवर्ड करके इसको चेकआउट कर लेंगे। अभी यहाँ पे जब हम इसकी एस्टिमेशन की बात करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए बेटा, आउटपुट का सेंस मैंने आपको नॉर्मली समझाया, सेल्स से हम लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ क्लोजिंग या कुछ स्टॉक वगैरह अदर नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? अब इसका फार्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी चेंज इन स्टॉक, राइट, चेंज इन स्टॉक। रिमेंबर, अब ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है? तो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू द डिफरेंसेस बिटवीन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है। इसको दिमाग में रखेंगे क्योंकि फार्मूला हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कई बार आ जाता है। जिसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, ये तब होगा जब हमारे पास कोई स्टॉक, यानी कि स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या हो? जीरो हो। जब चेंज इन स्टॉक जीरो होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होगा। और चेंज इन स्टॉक का एस्टिमेशन करते कैसे हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब फिर कहता है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड का एस्टिमेशन कैसे करते हैं? दैट्स द थर्ड वन। तो वैल्यू एडेड की जब बात करेंगे तो ये दिमाग में आप रखेंगे, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा इसका नोट्स जरूर बना लेंगे क्योंकि ये नोट्स मैंने अभी बनवाया नहीं है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये याद रखेंगे। अब वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि हमारा जो टोटल आउटपुट हमने कितने का यूनिट प्रोड्यूस किया है उसमें से क्या करेंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन, कितने का कंजप्शन हमने मेंटेन किया उसको रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वैल्यू एडेड होगी। अब इसका एस्टिमेशन करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड की। अगर बात करें जीवीए, तो यहां पे जब हम जीवीए की बात करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, ये भी मार्केट वैल्यू की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है एग्जैक्टली नॉर्मली अगर देखें, एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड, आइडेंटिफाइंग द ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सारे सेक्टर्स को हम जितना भी है, एंड कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट बाय द डिडक्टिंग द इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब कहता है कि सारे के सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट को जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से क्या करेंगे? जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसको जब रिड्यूस कर देंगे और उसके साथ सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो एग्जैक्टली क्या होगी? एक्सपेंडिचर वगैरह के बाद से हमारे पास बचेगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यानी कि अगर देखें तो जीवीए मार्केट वैल्यू जो होगी इज इक्वल टू जीडीपी होगी, जीडीपी एमपी। यहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं, कोई पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जीडीपी एमपी, तो ये अगर देखें तो जीवीए का जो फार्मूला होता है, जीवीए एमपी का, वो वैल्यू एडेड यानी कि सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स प्लस सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स प्लस सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर। यानी सारे सेक्टर से जो भी हमारे पास हैं, ठीक है, या यूं समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लूं,
सिग्मा GVA, ठीक है, सिग्मा GVA। अब ये सिग्मा GVA क्या होगी? सिग्मा GVA की अगर बात करें तो वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स एंड वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर्स। सारे सेक्टर से जो भी वैल्यू ऐड की जाती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सिग्मा GVA को। और सिग्मा GVA किसको रिप्रेजेंट करेगी? मार्केट प्राइस ऑफ GVA को। सो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये फार्मूला हमारा जनरेट होता है, फार्मूला ऑफ नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ आता है NNP-FC is equal to gross value added by all the production enterprises within the domestic territory of a country minus depreciation NIT minus NIT plus NFIA। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल आ जाएगी क्या? NNP-FC आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें NIT का तो आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सो अगर हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, तो प्रिकॉशंस, उन कौन कौन से प्रिकॉशंस को हमें फोकस करना चाहिए जो इसकी वैल्यूएशन को मेंटेन करते हैं। कहता है व्हाइल यूजिंग द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यूज देन द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें नहीं रखेंगे, केवल फाइनल गुड्स को रखेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स को भी इसमें कहता परचेज एंड सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड, इसमें नहीं रखेंगे, हटा देंगे। और साथ ही साथ कहता था इम्पोर्टेड द वैल्यू ऑफ द सेल्फ कंजप्शन ऑफ द गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। और जो हम अपनी जरूरत के लिए जो भी सामान खरीद रहे हैं उसको हम इसमें जोड़ेंगे। और कहता है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। और जो ऑन अकाउंट्स होता है, प्रोडक्शन का खुद का अकाउंट होता है, उसको भी इसमें से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देन सेल्फ कंजप्शन वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। सो एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all. If you have any type of the doubt or the queries, you should be consult to the Google Classroom. Thank you.